नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे बहुत सारे जो इस समय जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और विशेषकर भारत जो है वो उसको कहा जा रहा है कि भारत के पास अब एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो मसल फ्लेक्सिंग भी कर सकता है विदेशों में। हमारे साथ हैं रॉ के पूर्व अधिकारी RSN सिंह जी, कर्नल RSN सिंह जी। स्वागत है आपका सिंह साहब। नमस्कार। नमस्कार। सिंह साहब, आजकल बड़ी चर्चा है कि बहुत सारे अज्ञात लोग जो हैं, वो पता नहीं कहाँ से ये अज्ञात लोग आए हैं। वो जो भारत के विरोधी आतंकवादी हैं, वो अज्ञात लोगों के द्वारा लगातार मारे जा रहे हैं। पिछले साल 1.5 साल से चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूँ। एक हरविंदर रिंडा था, ये खालिस्तानी आतंकवादी था, ये पाकिस्तान में मारा गया। एक हैप्पी संघेरा था, ये भी खालिस्तान का आतंकवादी था, ये इटली में मारा गया। बशीर अहमद पीर, ये हिजबुल मुजाहिदीन का था, ये रावलपिंडी में मारा गया। ये परमजीत पंजवार, ये भी खालिस्तानी था, ये लाहौर में मारा गया। ये खालिद रजा था, ये भी कश्मीरी आतंकवादी था, ये कराची में टपका दिया गया। एक अवतार खंडा था, जिसने भारतीय हाई कमीशन पर चढ़ के और तिरंगा उतारा था। वो पता चला कि रहस्यमयी स्थितियों में किसी अस्पताल में मर गया। कोई कह रहा है कि उसको ब्लड कैंसर था, कोई कह रहा है कि उसको जहर दिया गया। निज्जर को हमें पता ही है। और एक एजाज अहमद और सैयद नूर, ये भी कश्मीर सेंट्रिक आतंकवादी थे, ये अफगानिस्तान में टपक गए। अभी अभी एक ये सुक्खा दुन्नेके का आपने किस्सा सुना होगा। एक वो हाफिज सईद का बेटा है, कोई कलीमुद्दीन सईद, वो बताते हैं उसका अपहरण हो गया, उसका पता नहीं चल रहा। एक कोई आसिफ मिस्त्री था, वो यहाँ पर रावलकोट में मार दिया गया, हमारे POJK में। और अभी अभी एक कोई जियाउर रहमान साहब थे, वो निकल लिए, उनको भी कोई अज्ञात लोगों ने कर दिया। तो ये जो जो दिख रहा है, ये मात्र एक कोई संयोग है या कि प्रयोग है? नमस्कार। नमस्कार। अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान के बॉर्डर्स देखें तो आप कोई 3,400 किलोमीटर आप की फ्रंटियर है चाइना के साथ या तिब्बत के साथ यूं कह लें, और 3,000 किलोमीटर है पाकिस्तान के साथ। जब हमको आजादी मिली थी तो ये दोनों फ्रंटियर नहीं थे। सो फॉर ए नेसेंट नेशन, एक नए देश के लिए ये फ्रंटियर एक बहुत बड़ा हम पर एक ये आजाद होते के साथ एक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन दोनों फ्रंटियर्स पे सेना तैनात है, लेकिन जो इसके बावजूद ये लड़ाई चल रही है, और ये हम पाकिस्तान एज अ टेरिटोरियल एंटिटी हम नहीं लड़ रहे हैं, जिहाद का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। और जो आप चाइनीज फ्रंटियर में आप देखेंगे तो आपने देखा माओवाद वहां से हुआ। आज आप मणिपुर में जो हालात देख रहे हैं उसमें भी कहीं चीन का, मतलब वन ऑफ द प्लेयर्स इज चाइना। बहुत साल से जो इंसर्जेंसी चला वहां पे वो भी उसके बाद था। तो अब शायद इतने सालों के बाद हमको युद्ध की जो बदलते पैतरे हैं और तरीके हैं उसका हमको एहसास हो रहा है। और अब ये क्या है कि अब ये आग जो है, ये प्रॉक्सी वॉर का जो दायरा, उस दायरे में पश्चिम पहले भी था, लेकिन अभी ये इतना ज्यादा समीप आ गया है कि अब आपके यहाँ कनाडा से क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट करने लगे। इतना बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। तो अगर पाकिस्तान एपी सेंटर था, तो वो देखिए एपी सेंटर कहां से फैलते फैलते वो कनाडा चला गया और अमेरिका चला गया। और जब हालात यहां तक पहुंच जाए कि
कोई पश्चिमी देश आपके यहाँ एक तथाकथित किसान आंदोलन करवा दे, आपका आपके लाल किले पर एक तरह का असॉल्ट करवा दे, आपके, और वो भी रिपब्लिक डे के दौरान आपके यहाँ 77,000 करोड़ का लॉस करवा दे, और उसके बाद वहां से फिर आपका पंजाब के फिरोजपुर जिले में आपके प्रधानमंत्री पर जानलेवा अगर हमला हो जाए, उसी से जो ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं, तब आपको कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी होगी। अब आपने सवाल पे ये पूछा, मैं इसका डायरेक्ट जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना, हाँ, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि ये जो तथ्य जो है, ये 1 रुपए में अगर बिकने वाले लोग हैं, तो कोई 1.5 रुपए में इनको खरीदने वाला चाहिए, क्योंकि इनका ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म है, ना, ये बहुत गंदी पैदाइश के लोग हैं। और 2-4 तरह के लोग जाते हैं पश्चिम देशों में। एक वो जाते हैं जो अच्छी पैदाइश वाले हैं, जो कि वाकई में कुछ करना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, और बड़े उनकी बड़ी इज्जत है बाहर में। लेकिन ये कुछ ऐसे भी तत्व है जो वहां जाते रहते हैं। और हमने ऐसा नहीं कि हमने पश्चिम देशों से गुहार नहीं लगाई, हमने बहुत बार उनको कहा, आप इसकी बात क्यों करते हैं। 1982 में मिसेस गांधी ने बड़ी गुहार लगाई थी, उन्होंने एक्सट्रेडिशन मांगा था, ये परमार का, ठीक है ना, तलविंदर सिंह परमार का। तलविंदर सिंह परमार का, हाँ, हाँ, नहीं नहीं दिया उन्होंने, नहीं किया। और उसका देखिए, अगर एक्सट्रेडिशन हो गया होता उसका, तो ये जो दहशतगर्दी का खालिस्तान दहशतगर्दी का ये कनिष्क का जो बॉम्बिंग है, वो नहीं होता, 329 जाने नहीं जाती। और देखिए, उसके बाद भी इनका रवैया नहीं बदला। उसमें 258 कैनेडियन मारे गए थे, लेकिन उसके बाद भी इनके, मतलब इनके दिल को, वो थोड़ा भी इनके दिल को कहीं पर ये कचोटा नहीं कि ये इतने भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि उसमें ज्यादातर कैनेडियन नागरिक, 258 कैनेडियन नागरिक थे जो कि भारतीय मूल के थे, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो दैट इज देयर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इनका इतना है कि मोदी साहब फ्रांस का विजिट कर रहे हैं, और उधर यूरोपियन और बड़ी बड़े सौदे कर रहे हैं वहां पर, यूरोपियन पार्लियामेंट के 10-12 लोग जिनको कुछ नहीं पता हिंदुस्तान के बारे में, यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस और ह्यूमन राइट्स और क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का हमने थोड़ा सा इनको एक झलक दिखाया है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा कि आपने जितनी ये लिस्ट अभी बताई, जिन लोगों ने जो अपने अपने सही ठिकाने पर जिनको पहुंचे हैं, किसी 1.5 रुपए वाले ने इनको पहुंचाया, पता नहीं किसने पहुंचाया। हाँ, अब ये लोग, इसमें कुछ पाकिस्तान से इनको जन्नत की तरफ डिस्पैच किया गया है, ठीक है ना, और कुछ लोगों को पश्चिमी देशों से, कनाडा से डिस्पैच किया गया है। तो ये आपको बता दें कि देखिए, ये पूरा जो ये जो क्रिएशन है पाकिस्तान का, ये पूरा, ये आप लोग सबको मालूम है, ये पश्चिमी एक प्रोजेक्ट था, ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था, एक जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट था। और जब उनका ये क्रिएशन है, तो पाकिस्तान प्रेम भी बहुत गहरा है पश्चिम देशों के लिए, ये जान लीजिए। तो ये जो पूरा खालिस्तान प्रोजेक्ट है, लोग इस बात को समझते क्यों नहीं है कि पूरा खालिस्तान प्रोजेक्ट है, वो 71 की युद्ध के बाद ये और तेजी से चलाया गया, ठीक है ना, हेनरी किसिंजर द्वारा, और वो ISI का रहमान वगैरह था, क्योंकि उस समय पूरा जो वेस्टर्न ब्लॉक जो था, जो नाटो ब्लॉक था, वो बिल्कुल, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे, मतलब एक बहुत बड़ी उनकी हार हो गई है यहाँ पे भारत पाक युद्ध में, क्योंकि वो हमको सोवियत यूनियन के नजरिए से देखते थे।
तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने खालिस्तान का प्रोजेक्ट चलाया। तो इसलिए दीक्षित साहब, उस वो प्रोजेक्ट अभी दे हैव नॉट अबैंडन्ड दैट प्रोजेक्ट, उसको छोड़ा नहीं है। उनको लिवरेजेस चाहिए इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उनका सबसे बड़ा लिवरेज क्या है? सबसे बड़ा उनका लिवरेज है पाकिस्तान मिलिट्री, नॉट पाकिस्तान स्टेट, पाकिस्तान मिलिट्री। और मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट वहां की। अब और लिवरेजेस क्या है? तो खालिस्तान है, जिहादी तंजीमें हैं, इवन माओवादी। तो जो लिवरेजेस पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो लिवरेजेस वो पश्चिम के भी लिवरेजेस हैं, ये आप जान लीजिए। और इनके कितने घनिष्ठ संबंध हैं आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जस्ट 2 साल पहले ये बाजवा को रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में उनको मुख्य अतिथि रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पे बुलाया गया था। और ये भी लोग ना भूले कि 10 साल इन्होंने वो लड़ाई लड़ी, एक नई तरह की जिहादी प्रॉक्सी वॉर वर्सेस सोवियत यूनियन। तो वो जो घनिष्ठता जो है, वो घनिष्ठता इतनी गहरी है कि वो इस तरह से वो आप अगर ये सोच रहे हैं कोई FATF आ जाएगा और पाकिस्तान बिखर जाएगा, ये नहीं होने वाला है। पाकिस्तान नहीं बिखरेगा साहब इस तरीके से, पश्चिम के कारण पाकिस्तान नहीं से पहले बिखरेगा। इस तरह से तो पाकिस्तान से पहले कनाडा ही बिखर जाएगा, क्योंकि मैंने सुना अभी जी 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 चल जी रहा था जी कि जी ब्रैम्पटन में एक एरिया जो है वो कब्जा कर लिया खालिस्तानियों ने, और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे कोई भी गैर खालिस्तानी जी। परमिटेड है। हो गया ये तो जो होना हो ही गया। था। हाँ, ये तो होना ही था। तो ये कोई सोचता है कि पाकिस्तान, लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी जानकारी है कि केवल हीरोइन ट्रेड से पाकिस्तान मिलिट्री करीब 32 से 33 बिलियन डॉलर उगाती। तो उसकी चाहे आर्थिक स्थिति जो भी है, उसके जिहादी रवैये में कभी कमी नहीं आएगी। तो ये पूरा का पूरा जो मामला जो है, ये अभी आ, उसने कहा ना, वो डेविड कोहेन ने, जो अमेरिकन एम्बेसडर टू कनाडा है, उसने कहा कि नहीं भाई है, ये जो 5 आईज जिसको बोलते हैं, जी हाँ। आपके दर्शकों को बता दूं, ये 5 आईज का ये 5 देश हैं, USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। मतलब इनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके बीच में आदान प्रदान, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को ये 5 आईज का दर्जा दिया गया है। एंग्लोस्फियर। तो ये जी जी एंग्लोस्फीयर। तो ये 5 आईज जो है, ये केवल इंटेलिजेंस शेयरिंग तक ही सीमित नहीं। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर कनाडा मान लीजिए उनको किसी तरह का, अगर उनको प्रोत्साहन देता है खालिस्तानी एलिमेंट्स का, तो ऑस्ट्रेलियन भी, चाहे ऊपर से वो कुछ भी कह ले, वो जो मंदिरों पे वहां हमला हुआ, ये सबको आप एक इकोसिस्टम में आप करके इसको देख। हमने तो कई बार गुहार लगाया है इनके पास कि भाई देखिए, इनको थोड़ा सा, इनको रिस्ट्रेन कीजिए। लेकिन क्या आपको बदले में क्या मिला? सैन फ्रांसिस्को में हमला, तो लंदन में आपके हाई कमीशन पे हमला, तो कॉन्सुलेट पे हमला, और कनाडा में तो हमले होते ही रहे हैं। और तो इस पूरे खालिस्तानी स्कीम को लेके सभी एक है। दूसरा ये है कि आपको ये बस क्योंकि आपकी जरूरत है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेके, क्योंकि आपको जरूरत है इसको लेके, क्वाड को लेके, क्योंकि अगर आप पूरा भू राजनीति की स्थिति देखें तो आपके बिना इनका काम नहीं चल सकता है। लेकिन ये दोहरी ये अपनी नीति अपना रहे थे कि हमको झाड़ के पेड़ पे चढ़ा देते थे, हम चढ़ जाते थे, और बीच में ये भी करवाते रहते थे। अब थोड़ी सी दाल की बात आ गई तो पूरा एक ये फार्मर एजिटेशन करवा दिया यहाँ दिल्ली में। जो मैं जानता हूं कि मेरी जो जानकारी है कि 23 लाख टन्स
की हमारी जरूरत है दाल की या पल्सेस की, और जिसमें कि ये 6-7 मिलियन टन ये कनाडा, दे आर द लार्जेस्ट सप्लायर टू इंडिया। तो हमारे ये जो एग्रीकल्चर जो पॉलिसी थी, ये कृषि नीति, उसके अनुसार हम लोगों ने कहा था कि भाई हम बाकी अपने यहाँ फार्मर्स को भी एनकरेज करेंगे कि ये दाल को दाल पैदा करें, और ये हम अब इस मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हो। ये एक बहुत ये मुख्य कारण था ये खालिस्तान वो करवाने का, ये आपका फार्मर एजुटेशन करवाने का। तो लेकिन अब हमने भाई, अब मैंने कहा ना कि जब आपके दिल्ली के लाल किले पर हमला हो गया इन तत्वों के कारण, प्रॉक्सी वॉर बीइंग, मतलब इस तरह से उसका संचालन हो कि कनाडा से बैठे हुए संचालन हो, तो अब तो कोई कार्रवाई करनी थी। तो कार्रवाई करनी थी तो आ, हमारे यहाँ जो हमारा तंत्र जो है, वो तंत्र अभी तक शायद हमने बहुत, हम क्या उसको हिंदी में क्या शब्द हम इस्तेमाल करें कि वो हम बड़े वो शर्मीले लोग थे, मतलब हम बहुत बहुत लिहाज करते थे, हम बहुत लिहाज करते थे, हमने लिहाज का दायरा तोड़ दिया। लिहाजू और बोलते हैं उसको। हाँ, लिहाज का दायरा तो हमने तोड़ दिया है, और एक बार टूट चुका है तो अब ये ऐसे ही चलेगा सर, ये ऐसे ही चलेगा। और आपको तो मालूम है कि ऊपर में हमारे इस पूरे जो सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर में जो साहब विराजमान है, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, और मैं सबको कहता हूं कि जो आदमी पाकिस्तान में 6 साल इनकॉग्निटो ऑपरेट कर सकता है, उसको उसका कोल्ड करेज मतलब बहुत ऊंचे स्तर का होगा। तो वो अपना रंग, कहीं उनका भी रंग इसमें दिख रहा है। तो मैंने आपके बात का जवाब दे दिया है, ना किसी का नाम लिया है, ना मैंने कुछ ऐसा ये कहा है, लेकिन थोड़ा ये सा इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत का जो स्टॉक है या किसी भी कंट्री का जो जियोपॉलिटिकल स्टॉक है, वो रिलेटिव होता है। तो इस समय जो ये दिख रहा है कि जो पूरा का पूरा जो ये पश्चिम का गैम्बिट था कि वो रशिया को जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के माध्यम से, और जो ये बाद में नैरेटिव चलाया कि अफगानिस्तान में उन्होंने रशिया को ट्रैप करके और बाद में यूएसएसआर को ब्रेकअप कर दिया। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि साहब हमने यूक्रेन में ट्राई की थी। अब पूरे प्रोपेगेंडा के बावजूद ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि यूक्रेन में तो ये हार चुके हैं युद्ध, और उसको किसी भी तरह से सिर्फ इसलिए उसको सस्टेन किए हुए हैं कि जिससे कि ये ना लगे साहब, वो जो हार जो है वो बिल्कुल साफ ना दिखे, तो उसके लिए यूक्रेन को सैक्रिफाइस किए जा रहे हैं। तो ये कुछ दिनों में वही होगा जैसे अफगानिस्तान से भागे थे वैसे यूक्रेन से भागेंगे। उस समय क्या होगा, फिर क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनेगी? देखिए, यूक्रेन और अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा फर्क है। अफगानिस्तान में उन्होंने अपने सोल्जर्स वहां डाले थे, अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड थे, अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड है। यूक्रेन में कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, कुछ मर्सिनरीज लड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप मर्सिनरी से कितना आप युद्ध करवा सकते हैं? आप तमाम हथियार, आप तरह के हथियार सप्लाई करते रहो, वेपन, लेकिन वेपन सिस्टम को उसको एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगता है, तो वो हो नहीं रहा है। दूसरी बात ये, एक जो लोग वॉरफेयर को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं युद्ध पद्धति का, ये एक अपने आप में एक युद्ध पद्धति है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई वो लड़ाई हार चुके हैं, क्योंकि रशिया का ऑब्जेक्टिव कभी कीव को कब्जा कब्जा करना नहीं था। रेजीम चेंज होगा कीव में, उसकी जरूर उनके ऑब्जेक्टिव में होगा, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो रशिया वाले इलाके हैं बॉर्डर में लगे हुए, वो इलाकों को पर कब्जा करना। उन्होंने कब्जा कर लिया है, कब्जा ही नहीं कर लिया, वहां पर इलेक्शन भी करवा लिए, जफरोजिया वगैरह वाला इलाका जो। अब है क्या, आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया कि
इसका असर क्या होगा? इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि अ, मान जो इनका अंदाजा था कि रशिया कैपिचुलेट कर जाएगा, रशिया के अंदर से ही एक बहुत बड़ा एक भूचाल उठेगा, लोग उठा के फेंक देंगे पुतिन को, तो ऐसा तो हुआ नहीं है। तो अब जब इसमें अगर मान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव अमेरिका का था, वो अगर वो ऑब्जेक्टिव को ये नहीं मीट कर पाए हैं, तो उनका जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में न्यूरो पोजीशन था, वो न्यूमरो यूनो पोजीशन, वो उनका तो अब वो पोजीशन नहीं रह गया। और उसमें आपने इसका ये है दूसरा स्ट्रैटेजिक इसका असर ये होगा कि चाइना की जो सामरिक पोजीशन है वो और भी ज्यादा उसको बूस्ट मिलेगी। और इसमें सबसे अच्छा अगर कोई किसी का अगर सामरिक रूप से अगर भविष्य है, तो वो तो हिंदुस्तान का दिखता है। और बड़े अच्छे से हमने अपने बड़े चतुराई से हमने कार्ड्स खेले हैं। तो आज देखिए इसका इसका एक असर देखिए क्या हुआ। आपने देखा, मैंने पाकिस्तान को आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान को अ, अमेरिका ने बोला कि भाई ऐसा है कि अगर तुमको आईएमएफ का लोन चाहिए तो तुम एम्यूनिशन सप्लाई करो यूक्रेन को। तो उन्होंने यूक्रेनियन वो एम्यूनिशन सप्लाई किया वहां पे। तब वहां के स्टेट डिपार्टमेंट में अनुरोध किया आईएमएफ को कि अब ये अच्छे बच्चे अब बन गए, अब इनको दे दो। तो इनको आईएमएफ का लोन दे दिया गया। अब इसमें दो चीजें हैं कि आप देखिए कि अमेरिका और स्टेट डिपार्टमेंट और आईएमएफ का क्या कनेक्शन है, और इनकी जो बाकी जो खुफिया एजेंसियां सीआईए की। और दूसरा ये देखिए कि जो मैं एक बात कह रहा था कि पाकिस्तान को ये इनका क्रिएशन है, पाकिस्तान को ये कभी डूबने नहीं देंगे। और तीसरा चीज जो इमरान खान जो कह रहा था कि ये, और भारत का बार बार वो हवाला दे रहे थे कि देखिए भारत की विदेश नीति कितनी स्वतंत्र है और हम अमेरिका के हाथों में बिके हुए हैं। उन्होंने कुछ ही वाज फ्लॉन्टिंग सम डॉक्यूमेंट्स आल्सो, वो डॉक्यूमेंट्स कुछ दिखा रहे थे, वो फौज को गाली दे रहे थे कि ये देखिए सब अमेरिकन के साथ बिके हुए हैं। और वो बिल्कुल सही कह रहा था। एक दर्शक एक बात को समझ लें कि चाइना और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में, सामरिक संचार में पाकिस्तान की आर्मी का, मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। दे आर द ब्रोकर्स एज फार एज स्ट्रेटेजिक। मैं इकोनॉमिक्स का नहीं बात कर रहा हूं, ये लोग ब्रोकर का काम करते हैं। और ये भी आप जान लें कि ये जनरल साहब लोग जो है वहां पर जो सारा पैसा जो लूटते हैं पाकिस्तान का, तो अपने बच्चों को ये चीन, बीजिंग और शंघाई थोड़ी भेजते हैं। ये तो वही भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं, उधर वो आपके लंदन में, ये उधर यूनाइटेड स्टेट्स में। बात तो यहाँ तक है साहब कि अब तो हम देखते हैं कि जब अमेरिका तय करता है या कि किसी नेता की टेम्पररीली जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते कि इधर आ जाए, इधर लंदन में थोड़ा दिन रेस्ट करो, फिर जब आपकी जरूरत होगी तो फिर यहां से आपको लंदन भेज देंगे। तो अब नवाज शरीफ को आने का टाइम हो गया है। इसके पहले आपने बेनजीर को भी देखा था। तो इस तरह का इनका आदान प्रदान है इन लोगों का। तो ये जो पूरी कार्रवाई मैं देख रहा हूं, जहां पे हमने ये पूरे इकोसिस्टम को हम एक साथ एड्रेस करें, जो लिस्ट आपने बताया हमको, वो एक अपने आप में बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय एक कदम है हिंदुस्तान की तरफ। और एक बार जब ये संस्कृति बन जाती है ना दीक्षित साहब, तो ये फिर ये संस्कृति कायम रहती। और इतना इतना इसका असर हुआ है। इसका असर, मैं आपसे बात कर रहा था कि 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने कनाडा से वहां पे वहां से खबर भेजा कि जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था
इसके आगे, इंडियन हाई कमीशन के आगे कनाडा में कुल मिला के 5 खालिस्तानी आए थे। अब गुरुद्वारे भी लोग बड़े सहम सहम को जा रहे हैं, जो खालिस्तानी जो है। पाकिस्तान का में पाकिस्तान का पाकिस्तान का ऐसा हुआ है कि अभी एक आपको मालूम है कि पीओके में एक मस्जिद में पता नहीं कोई नकाबपोश आया और आके उसको मार के चला गया। अब कहते हैं कि उसका हाथ यहाँ जो आपके रजौरी में जो किलिंग्स हुई थी उसमें था। अब अगर पीओके में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, तो देख लीजिए कितने व्यापक रूप से सब कुछ हो रहा है। और एक और मैं बात बता दूं, आखिर एक और बात, कि भारत की राजनीति पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। अगर ट्रूडो की गद्दी अगर खालिस्तानियों पर अगर निर्भर है, तो आपके यहां भी बहुत लोगों की गद्दी खालिस्तानियों और जिहादियों के ऊपर में निर्भर है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि ये हर बार जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है, तो भारत के पक्ष में बोलने की बजाय ये विदेशियों के पक्ष में बोलते हैं। जी, वो क्या एक कांग्रेस के नेता है रणवीर सिंह बिट्टू, जो कि बेन सिंह के पोते, उस दिन उन्होंने लोकसभा में कहा, एक उन्होंने हवाला दिया कि 2013 में कोई 6,000 करोड़ के ये ड्रग्स बरामद हुए थे, जिसमें 22-23 लोगों के नाम थे, जिसमें 16 कनाडा के एनआरआई, और कहा कि वो सब रसूख वाले लोग थे। उनके एक्सट्रेडिशन के लिए हम मांगते रह गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई न कोई टेक्निकल रीजन दे के, कारण बता के उसको खारिज कर देते थे। तो ये ड्रग्स का भी जो ये धंधा है ना, और इस मामले में लोग ये ना समझे कि सीआईए भी उतना ही नारकोटिक्स का इस्तेमाल करता रहा है जितना कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट कर रही। पूरा गोल्डन वियतनाम वॉर में गोल्डन ट्रायंगल जो था, वो सब सीआईए, वो उसी के पैसे से तो ये पूरा संचालन हो रहा था वियतनाम का। और फिर जब वहां खत्म हुआ, ये अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू हो गई, तो फिर ये पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। एक जियाउल हक का बड़ा खास आदमी था, फजले हक, उसको गवर्नर बना के भेजा था एनडब्ल्यूएफपी में 79 में। वही आदमी था जिसने भुट्टो को फाइनली अरेस्ट करवाया था। उसने रातों रात करीब 2 दर्जन हीरोइन रिफाइनरी यूनिट्स बैठा दिए थे खैबर के एरिया। तो ये वेस्ट और पाकिस्तान का इकोसिस्टम थोड़ा और गहराई से हमें समझने की आवश्यकता है। जी, वैसे तो पाकिस्तान में खुद में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति हो रही है। और जैसा आप कह रहे हैं कि पीओजेके में जो ख़ास तौर से जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, वहाँ तो एक प्रकार से पूरी तरह से विद्रोह ही चल रहा है, और लोग खुलेआम जो है वह भारत के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। और पीओजेके में भी बड़ी अशांति है, क्योंकि लोग जो हैं वो सामने देखते हैं और तुलना करते हैं कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है उसमें क्या स्थिति है, लोगों के कितने लोग कितने अच्छी तरह से रह रहे हैं, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, सब कुछ उपलब्ध है। और वहाँ तो कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कुछ भी नहीं उपलब्ध है, सड़कें कुछ भी नहीं है। तो वो, और ऊपर से जो है वो टैक्स इत्यादि जो है वो इतने अधिक हैं कि लोग जो हैं वो बेचारे बड़ी मुश्किल से तो 2 वक्त की रोटी उनके लिए मुश्किल हो रही है। तो वहाँ तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक तरह से जिसको हम बोलते हैं तशद्दुद चल रही है। अभी मुझे ये न्यूज़ कंफर्म नहीं, शायद आपको मालूम हो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने वो चित्राल इलाके पर उन्होंने काफी वो सक्रिय हो गए हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्होंने कब्जा कर लिया था। चित्राल तो पूरी तरह से उनके पास ही चला गया है। देखिए, आप यदि देखेंगे, उसका भूगोल देखेंगे, तो चित्राल का जो क्षेत्र है वो
अफगानिस्तान से सीधे जुड़ा हुआ है। वो कुनाड रिवर है, जो कुनाड नदी है, जो जलालाबाद में जाके मिलती है काबुल रिवर से, वो वैली चित्राल से सीधी जाती है उधर। तो वो वैली से सीधा रिश्ता जो है वो चित्राल का अफगानिस्तान से है। और पाकिस्तान को पहुंचने के लिए वो दो बड़े लोआरी का दर्रा और एक बड़ा दूसरा दीर के बाद दूसरा दर्रा वो पार करना पड़ता है। उनके लिए बहुत मुश्किल है कम्युनिकेशन। तो वो तो उन्होंने कब्जे कर लिया है। दूसरी बात जो है, आज की ही खबर ले लीजिए, आज फिर क्वेटा के पास में मतसुंग में कोई 50 लोग मारे गए हैं बम धमाके में। और हंगू जो है एक साउथ वजीरिस्तान में, वहाँ पे बॉर्डर क्लैश हुए हैं, उसमें भी 4 फौजी मारे गए। कुल मिला के कोई 500 से 1000 के बीच फौजी मारे जा चुके हैं। उनको राशन तक नहीं मिलता, उनके पास पेट्रोल डीजल तक नहीं गाड़ी चलाने के लिए, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, डिजर्शंस हो रहे हैं। ये तो उनकी फौज की हालत है। और ये कहते हैं कि फौज अकेली उनकी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो चल सकती है। तो मुझे लगता है कि जैसा होता है, कई बार कहा जाता है ना कि ये कनाडा और यूएस जो है, ये जिस दिन भारत के साथ में एक इनको मजबूरी में समझौता करना पड़ेगा यूक्रेन में मार खाने के बाद, उस दिन जब होता है ना कि जब बड़े 2 लोगों में समझौता हो जाता है, तो फिर वो अपने अपने प्यादे जो हैं वो सैक्रिफाइस कर देते हैं कि हाँ ठीक है, इनको जाने दो। तो ये प्यादा मारा देखिए, जाएगा। एक गिलगिट बल्टिस्तान में एक सबसे बड़ी जो लोगों में सबसे बड़ा रोष जो है वहां पे, क्योंकि इनको पुलिस जन्नत दिखाई थी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके, वो हो नहीं रहा है वहां पे। वो हो नहीं रहा। आर्थिक स्थिति जो है उसका वर्णन आपने आपने कर दिया है उसका। तीसरी चीज है, दीक्षित साहब, देखिए, पठान्स को हम सब जानते हैं। यही 1832-33 का के साल था। यही बालाकोट से, आपको तो मालूम है, वो हाँ जी, सैयद हाँ। अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल ने जो जिहाद किया था महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ, तो उसमें जब उनको बहुत बड़ा सेटबैक मिला, तो उन्होंने पश्तून्स को गाली देना शुरू कर दिया बाद में इन लोगों ने। और ये सब आपके यूपी और बिहार से भी काफी लोग गए थे वहां पर, क्योंकि इन्होंने तो ठेका उठा रखा है ना पूरे सब कॉन्टिनेंट के इस्लाम का। हाँ जी, हाँ। जिहाद पटना करने गए थे वो। पटना हाँ, पटना से पूरी एक वहाबियों की टीम गई थी वहां पे। तो उस समय इन्होंने पश्तूनों को बड़ा गाली दिया कि इन लोगों ने धोखा दे दिया, ठीक है ना। आपको मालूम है कि किस प्रकार से NWFP को पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया था, ठीक है ना। और तो ये अगर ये सोचते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए वफादार होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी पहली लॉयल्टी है उनकी अपनी कौम, यानी कि पश्तून कौम। उनकी दूसरी लॉयल्टी है इस्लाम, और उनकी कोई तीसरी लॉयल्टी नहीं। देयर इज नो थर्ड लॉयल्टी, ठीक है ना। तो आप जो मर्जी कर लें, तो वो लोग तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान में कोई फर्क नहीं है। बस उनके उनके एरिया ऑफ जो ऑपरेशंस है उन्होंने आपस में बांट रखा है। अगर तहरीके तालिबान और पाकिस्तान और ये दोनों एक नहीं होते, तो अभी तक तो ये सब पाकिस्तान परस्त हो गए होते। लेकिन ऐसा तो है नहीं। और आपने अभी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के वहां पर ये हो रहा है ये। लेकिन इसके एक एक मैं आपको, जो लोग ये कनाडा के बारे में, एक्चुअली हमने इसको अध्ययन नहीं किया। मेरा श्रीलंका से बड़ा वास्ता था, और मैं देखता था कि दुनिया जब भी श्रीलंका में कुछ न कुछ बड़ा होता था, तो उसमें कैनेडियंस का हाथ हमेशा होता था।
अभी जैसे आपको मैं बता दूं, वहां पे 1997 में एक ट्रक बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 100 लोग मरे। उसमें कनाडा का फुटप्रिंट्स था, जो भी है, लिट्टे का बेस था। वो तो बब्बर खालसा का भी बेस रहा है, लिट्टे का भी काफी हैवी प्रेजेंस था। फिर उसके बाद प्रेमदासा का असैसिनेशन, उसमें कनाडा का फुटप्रिंट्स था। एक किताब है, मैं आपके दर्शकों को रिकमेंड करूंगा। एक स्टुअर्ट बेल नाम के एक कैनेडियन जर्नलिस्ट है, बहुत रिस्पेक्टेड। उसने एक किताब लिखी है, कोल्ड टेररिज्म, हाउ कनाडा नर्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स टेररिज्म। अगर हिंदी में वो, ये मेन टाइटल है कोल्ड कोल्ड टेररिज्म, और कनाडा किस तरीके से दहशतगर्दी को पालता है, उसका निर्यात करता है। और उसने उसने ये किताब के ओपनिंग में ये कहता है, वो कोट करते हैं एक CSIS के एक भूतपूर्व प्रमुख का, द कैनेडियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज का, को वो कहता है कि अमेरिका के अलावा अगर आप पूरे देश दुनिया में देश का मुआयना करें, तो कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी संगठन है वहां पर। और फिर वो कहता है कि इनका जो रवैया रहा है, इनका रवैया ये रहा है कि देखो, तुम ब्रिटिश कोलंबिया में दुकान को मत तोड़ फोड़ करना, यहाँ बम मत मारना, ओटावा में किसी दूतावास पे हमला मत करना, ठीक है। बाकी तुम कनाडा के बॉर्डर्स के बाहर जो भी करो, हमको उससे कोई, हमारा कुछ लेना देना नहीं। ये इनका इनका अभी तक रवैया रहा है। तो ये किताब सभी को पढ़नी चाहिए। स्टुअर्ट बेल की किताब है। नाम क्या है? यहाँ तक जी, यहाँ तक उसने उसने तो कहा है कि अगर कनाडा को एक्सेस ऑफ इविल के दायरे में लाया जाए तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं आज, आज फिर से आपने देखा कि रेल रोको कुछ चल रहा है पंजाब में। कुछ कई ट्रेन डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इसको कृपया इसी से जोड़ के देखिए इसको। यहाँ खालिस्तानी यहाँ भी ये बिल्कुल बेचैन है, हो गए हैं। और खास करके जो ये पन्नू वगैरह के जो इनकी जो प्रॉपर्टीज जब्त हुए हैं, इसके कारण काफी वहां खलबली मची हुई है। तो ये पूरा गुस्सा अभी यहाँ भारतीय रेल पे निकाल रहे हैं। तो ये चलेगा गुस्सा, ये गुस्सा कुछ चलेगा। और जो थोड़े पढ़े लिखे खालिस्तानी माइंड के लोग हैं, माइंडसेट के लोग हैं, वो अभी शांत बैठे हुए हैं। लेकिन उनको पहली बार ये लग रहा है कि नहीं, हिंदुस्तान वो पहले का हिंदुस्तान नहीं है। सब में एक जरूर खौफ जरूर है। और देखिए, ये अब आपने तो कहा कि चलिए, कौन है इसके पीछे, क्यों एक के बाद एक कैसे टपक रहे हैं। तो ये जाते हैं लोग, कोई ये साधु महात्मा तो है नहीं। अब ये निज्जर भी था, पहले 97 में ट्राई किया, फिर उसके बाद ये शादीशुदा बन के फिर 2001 या 2002 में ट्राई किया कनाडा में जाने के लिए। फिर वहां के कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने बोला कि भैया ये महिला तो पहले से शादीशुदा है। फिर 2007 में किसी तरह से ये ब्रिटिश कोलंबिया में घुसने का कोशिश किया। तो ऐसे ऐसे पृष्ठभूमि के आदमी के लिए अगर ट्रूडो का दिल इतना धड़कता है, तो आप समझ जाइए कि आप उस स्टेट को आप क्या दर्जा देंगे, क्या आप उसको दर्जा देंगे। और अगर एक जगमीत सिंह अपने 12-14 सीट लेके अगर इस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अगर के तहत अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को मजबूर कर सकता है ऐसे कारनामों में, तो उसको क्या आप कहेंगे।
ऐसा 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 जमहूरियत हमको नहीं चाहिए। ऐसा जमहूरियत जो कि दहशतगर्दी में लिप्त हो जाए, ऐसा ऐसा डेमोक्रेसी हमें हमें नहीं चाहिए। और जी आप अब पूछेंगे, लोग पूछते हैं कि अब आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि जब तक ये ब्रिटिश कोलंबिया में, खास करके ब्रिटिश कोलंबिया में, जब तक ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ये डिसमेंटल नहीं करेंगे, हमारे जो संबंध है वो कभी सामान्य नॉर्मल नहीं होने चाहिए। ये बात यहीं पर नहीं रुकनी चाहिए। और बिल्कुल तभी सही ये कह रहे बात हैं शायद कहीं ना, जी। आप। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो इनकी 5 आईज हैं, वो 5 में से जी 4 आईज जो हैं वो तो खुल ही नहीं पा रही हैं। वो तो इनके कनाडा को तो ऑनर ही नहीं कर रही है, और इनकी बात को एंडोर्स ही नहीं कर रही है, और ये बेचारे और अलग और थलग पढ़ के और, आज आज माफी मांगने की स्थिति में आ गए। और दीक्षित साहब, आपका तो ये चैनल बहुत वाइडली वॉच्ड होता है, विदेशों में भी इसको देखा जाता है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज हम लोग, यानी कि भारत, एक जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट पे। हम जिधर भी अपना वजन देंगे उधर पलड़ा भारी हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और क्वाड का हम एक जिम्मेदार और अहम अगर हिस्सा बने, तो आपको हमारे ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको एड्रेस करना होगा। ये दोहरी नीति अब नहीं चलेगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम्म, काफ़ी अच्छी तरह से समझा दिया गया है। G20 का भी जो जॉइंट स्टेटमेंट था और उसमें जो टेररिज्म का चैप्टर था, वो बहुत ही स्पष्ट था, और उस पर चाइना तक ने साइन कर दिया हो, और उसकी जी डेफिनिशन में जी कनाडा भी कवर होता है, पाकिस्तान भी कवर होता है। और अभी भी जो बातचीत हो रही है, चाहे यूएन में डॉक्टर जयशंकर जो बोले हैं या अभी कल जो बायलैटरल हुआ है, सब में ये स्पष्ट कर दिया गया। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह, हम्म। कर्नल आखिरी सिंह। में मैं, देखिए, ये मेरी एक सबसे लेटेस्ट बुक है, भारत के अंदरूनी शत्रु। ये मैंने दिखाया है, देखिए तराजू, एक तरफ चीन और पाकिस्तान और एक तरफ ये अंदरूनी शत्रु जिसकी चर्चा हमने की, तो इधर का पलड़ा भारी है। तो ये सारी चीजें जो हमने और आपने अभी डिस्कस किया, उसका ये इस पुस्तक में है। कुल मिला के 22 चैप्टर्स है इसमें। इसमें सारी छोटी छोटी बातें जो हम अक्सर हम जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो सारी बातें हैं। और इसमें पूरी ये भविष्यवाणी की गई है, ये जो अभी अभी जो हो रहा है उसके बारे में। जी, जी, बिल्कुल। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कर्नल आरएसएन सिंह जी, और निश्चित रूप से अब ऐसा लग रहा है कि भारत ने अब चूँकि आँखें दिखानी ही नहीं बल्कि हाथ मरोड़ना भी शुरू कर दिया है, तो इसके अच्छे परिणाम शीघ्र हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसा कि तुलसीदास जी कह गए हैं कि भय बिन होय न प्रीत, और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विदुर नीति में कहा गया है कि शठे शाठ्यम समाचरेत, चाणक्य नीति में कहा गया है, तो उन सब का पालन करना जो राजधर्म है, उसकी न केवल उसका कर्तव्य है, उसकी आवश्यकता भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हुए, दर्शकों को धन्यवाद देते हुए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी।